हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ दीपिका। और आज हम लोग 67th बीपीएससी 2022 के मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे। उनमें से 5 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। तो इस तरह से मैथ्स एंड रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस हर बार बीपीएससी में पूछे जाते हैं और मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो हम ये अश्योर कर सकते हैं कि उन क्वेश्चंस को भी हम एग्जाम में कर सकें इजीली। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि n n इज एनी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें 3 raised to power 4n माइनस 4 raised to power 3n किससे हमेशा डिविजिबल होगा ये फाइंड आउट करना है। तो n को जब उसने बोल दिया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इसके लिए एक लीस्ट नंबर लेकर देख लेते हैं ताकि ये कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाए। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 1 होगा। तो हम n की वैल्यू 1 ही लेकर देख लेते हैं कि क्या हो। n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा। तो 3 raised to power 4 माइनस 4 raised to power 3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 81 माइनस 64। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17। तो 17 हमेशा 17 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो इसलिए इसका आंसर 17 होगा। तो तो अब n की हम और कोई भी वैल्यू लेकर देख लें 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमेशा जो भी नंबर आएगा वो 17 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर इसीलिए यहाँ पर 17 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 256 000 है और उन दोनों का सम 1000 है। तो हमें वो नंबर्स निकालने कि वो नंबर्स क्या होंगे। अब अगर हम ऑप्शंस में देखें तो दो का सम 1000 है। तो ये सारे ही नंबर्स हमें इस तरह से दिए गए हैं कि सबका सम 1000 ही हो रहा है। तो इसलिए हम कोई एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर अब मैं दो नंबर्स में से एक को ए ले लूं और दूसरे को बी ले लूं तो मैं इस तरह से इसे लिख सकती हूँ a² - b² इज इक्वल टू 256 000 और a प्लस बी इज इक्वल टू 1000। अब ये एक फॉर्मूला होता है। अगर p² - q² है तो इसकी वैल्यू होगी p+q × p - q। तो अब मैं यहाँ पर a² - b² को a+b × a - b लिख सकती हूँ इज इक्वल टू हो जाएगा 256 000। अब यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 1000 है। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 256 आ जाएगी अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो। जब ये वैल्यू मैंने 1000 पुट करी तो यहाँ पर a प्लस बी, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और 256 a माइनस बी की वैल्यू बचेगी। अब a प्लस बी हमारे पास 1000 है। अब वैसे तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दो वेरिएबल हो गए हमारे पास a और b और दो ही इक्वेशंस हैं तो इन दोनों को सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर फिर भी टाइम को देखते हुए हम वहां पे कर सकते हैं तो हम ऑप्शंस में ही देख लेंगे कि किस में a माइनस बी की वैल्यू 256 होगी। तो इसे अगर मैं माइनस करूंगी तो 200 आएगा। इसे मैं माइनस करूंगी तब भी 256 नहीं आएगा। इसे माइनस करूंगी तो 256 आएगा। तो सी ही इसका आंसर होगा। और अगर आप लोग चाहें टाइम है तो इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। वहां पर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। इन दोनों में a माइनस बी है और a प्लस बी है। तो मैं क्या करूंगी इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दूंगी। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2a और b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस बी है और यहाँ पर माइनस बी है। यहाँ पर प्लस बी है और यहाँ पर माइनस बी है तो b से b कैंसिल हो जाएगा इसलिए 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 1256। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 628। इसी तरह से अगर b की वैल्यू निकालनी है तो मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो a है ये a से a कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस b है तो ये माइनस b को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो भी प्लस b हो जाएगा। तो 2b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 744। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 372। तो इस तरह से ये a और b की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और नहीं तो इसी जगह पर जब हमें ये दो इक्वेशन मिल गई थी तो हमें बस इनमें से चेक करना था कि इन दोनों इक्वेशन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं।
ठीक है। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है क्या क्या चीज हमने किस तरह से की है, और जो भी होगा आप प्लीज कमेंट्स में पूछ लीजिए। नाउ नेक्स्ट लॉग लॉग का क्वेश्चन है। तो ये एक लॉगरिदमिक फंक्शन है, लॉग 32 बेस रूट टू। तो कोई भी लॉग को इसी तरह से लिखा हो जाता है, लॉग ए बेस बी। तो जब अगर ये इस तरह का कोई एक लॉग दिया हुआ है, लॉगरिथम जिसे हम बोलते हैं, तो ये दिया हुआ है तो इसे लिखने का तरीका ये होता है। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट लॉग के फंक्शंस हैं, तो आप प्लीज इन्हें देख लीजिए। लॉग ए बेस बी अगर लिखा हुआ है तो इसे लॉग ए अपॉन लॉग बी करके लिखा जा सकता है। लॉग ए रेज टू पावर एन है तो इसे एन लॉग ए लिखा जा सकता है। एन आगे आ जाएगा और फिर ए ए और फिर लॉग ए हो जाएगा। लॉग ए इंटू बी लिखा हुआ है तो इसे लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा जा सकता है। लॉग ए अपॉन बी लिखा हुआ है तो लॉग ए माइनस लॉग बी करके इसे हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉगरिदमिक फंक्शंस हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो हम ये वाला क्वेश्चन अभी यहाँ पर करके देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। ये जो 32 है इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5, और जो ये रूट टू है इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 1/2। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लॉगरिदमिक फंक्शन जो ये दिया हुआ है लॉग 32 डिवाइडेड बाय लॉग रूट टू, हम इसे लिख सकते हैं। और इसे हम लिख देंगे लॉग 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय वन, लॉग 2 रेज टू पावर 1/2। ओके। तो अब जैसे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 log 2 डिवाइडेड बाय 1/2 log 2। ये log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 यहाँ से ऊपर चले जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये 10 इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से लॉगरिदमिक फंक्शन को सॉल्व किया जाता है। ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ये इसमें हमें दो तीन चीजें देखनी होंगी और थोड़ा सा लेंथी ये होने वाला है हमारे लिए। तो हम एक बार फॉर्मूले मेन देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले लॉस लॉस कब होगा हमारा। लॉस हमारा तब होगा जब अगर हमारी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी। मैंने अगर कोई चीज 5 रुपए में खरीदी है और मैं उसे 4 रुपए में बेच रही हूँ तो मुझे 1 रुपए का लॉस होगा। तो वो कॉस्ट प्राइस मेरी 5 रुपए है, सेलिंग प्राइस मेरी 4 रुपए है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से। लॉस का परसेंटेज अगर हमें निकालना होता है तो लॉस का परसेंटेज होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर परसेंटेज में है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट हमें होता है जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है। वही जैसे अगर मैंने 5 रुपए का पेन खरीदा, अगर मैं उसे 6 रुपए में सेल करूंगी तो मेरी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट का परसेंटेज अगर हमें निकालना होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। दोनों में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों कॉस्ट प्राइस पे ही हमेशा निकलते हैं, तो दोनों में इसीलिए डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही आता है मल्टीप्लाइड बाय 100%। ओके। तो अब हम यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई 45 लेमन्स को 40 रुपीज में सेल करता है तो उसे 20% का लॉस हो रहा है। 45 लेमन्स को 40 रुपीज पे सेल करने पे 20% का लॉस हो रहा है। तो पूछा गया है कि कितने लेमन्स 24 रुपीज पर सेल करने चाहिए ताकि 20% का गेन हमें मिले ट्रांजेक्शन पे। ओके। तो 45 लेमन्स को 40 रुपीज पे सेल करने पे 20% का लॉस हुआ है, तो कितने लेमन्स हमें 24 रुपीज पे सेल करने होंगे कि 20% का गेन हमें मिले। तो अब इस क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 45 लेमन्स की सेलिंग प्राइस हमें दी गई है। तो 40 रुपीज है ये। इस 40 रुपीज तो हम एक लेमन की सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे सबसे पहले। कितनी आ जाएगी, 40 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 8/9। ये एक लेमन की सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई है। अब उसने बोला है कि 20% का लॉस हुआ है। अब 20% इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को एक्स अज्यूम कर लेती हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी होगा। तो जहां भी आप कॉस्ट प्राइस आएगा मैं एक्स लिखने वाली हूँ। तो 20% इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये लॉस है तो हम
ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। x माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय x इंटू 100। ओके, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया है। तो इससे हम अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। इस 20% से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको एलसीएम लेके कर दूंगी, 9x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9। सॉरी सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 45x माइनस 40। तो ये हो जाएगा 36x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 10/9। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ गई है 10/9 रुपीज, और सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमारे पास 8/9 रुपीज थी उन 45 लेमन्स के लिए। अब हमें बोला गया है कि तो कितने लेमन्स को 24 रुपीज में टोटल बेचना पड़े कि 20% हमें गेन हो। तो अब 20% गेन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास हम उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे पहले कि एक लेमन का, ये जो 24 रुपीज है, ये ज्यादा लेमन्स का, मैं मान लेती हूँ एन लेमन्स का सेलिंग प्राइस है, एन की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो ये जो 24 है ये एन लेमन्स की सेलिंग प्राइस है। इन एन लेमन्स को 24 रुपीज में बेचने पे हमें 20% का गेन हो रहा है। तो हम एक लेमन को सेल करने पे कितना गेन हो, 20% का गेन होगा, तो हम कितनी सेलिंग प्राइस पे बेचना होगा वो पहले निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा इक्वल ही होगी, क्योंकि जितने पे पहले खरीदा था उतने पे ही बाद में भी वो रहेगा। तो इसीलिए हम अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो 20% इज इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस को मैं y कंसिडर कर लेती हूँ यहाँ पर। तो y माइनस 10/9 डिवाइडेड बाय 10/9 इंटू 100। तो ये 20% से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। उसके बाद 10/9 इज इक्वल टू 5y माइनस 50/9। तो ये आ गया है हमारे पास। यहाँ से हम निकालेंगे तो 5y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 60/9। तो ये हम 12 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, और ये 4 और ये 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/3 रुपीज। तो ये सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई है उन एन लेमन्स की, एक लेमन की सेलिंग प्राइस जिसे हमें 20% गेन के लिए बेचना होगा जब हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेलिंग, अब हमें ये एक लेमन की सेलिंग प्राइस है 4/3 रुपीज। तो अब हमें ये निकाल, अगर एन लेमन की सेलिंग प्राइस 24 है तो एन इंटू 4/3 इज इक्वल टू 24। ये हमारे पास है अब। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 18। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 18। ये, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये कैसे किया गया है। यहाँ पर हमने, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास 45 लेमन्स की सेलिंग प्राइस थी, हमारे पास 45 लेमन्स की सेलिंग प्राइस थी 40 रुपीज। तो हमने एक लेमन की सेलिंग प्राइस निकाल के उस उस पे कैलकुलेशन स्टार्ट किया। तो एक लेमन की सेलिंग प्राइस हमारे पास ये 8/9 रुपीज आ गई। यहाँ फिर हम एक लेमन की कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे। तो एक लेमन की कॉस्ट प्राइस हमने जब एक्स कंसिडर करी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हुए हमने उसकी उस कॉस्ट प्राइस को एक्स की वैल्यू निकाल ली इक्वेशन बनाकर। तो जब हमारे पास एक लेमन की कॉस्ट प्राइस आ गई, तो हमें एक लेमन की सेलिंग प्राइस निकालनी थी ताकि हमें 20% प्रॉफिट हो, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया गया है, बाद में प्रॉफिट होना चाहिए हमें 20% का। तो 20% प्रॉफिट के लिए हमें एक लेमन की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ वाई कंसिडर की थी। तो यहाँ पर हमने एक लेमन की सेलिंग प्राइस निकाली थी 20% प्रॉफिट के लिए। तो जब हमने ये एक लेमन की सेलिंग प्राइस निकाल ली, तो हमें बोला गया कि टोटल सेलिंग प्राइस 24 है, जो कि हमने कंसिडर करा था एन लेमन्स के लिए है। तो इसीलिए तो n इंटू 4/3 इज इक्वल टू 24।
तो हमने n की वैल्यू इस तरह से 18 निकाल ली। तो 18 लेमन्स को हमें 24 रुपीज, टोटल 24 रुपीज पे सेल करना होगा, ताकि हमारे पास 20% का गेन टोटल हो। तो ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन है। तो बोल रहे हैं कि एक ट्रेन है जो कि 110 मीटर लॉन्ग है, और एक ट्रेन है जो कि 110 मीटर लॉन्ग है और 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इन द टाइम इन विच इट विल पास अ पासर बाय वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। एक पासर बाय है जो कि 4 किलोमीटर पर आवर से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अब अगर कोई सेम डायरेक्शन में, ट्रेन की सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता है, तो हमें उसकी स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, पासर बाय भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन का मतलब ऐसा है। तो जब तो हम उस तो एक तरह से क्या होगा कि इनकी स्पीड कम हो जाएगी, टोटल स्पीड। तो 58 माइनस 4, जो रिलेटिव स्पीड हम निकालते हैं वो इस तरह से निकालेंगे, इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। नेट स्पीड हमारे पास आ जाएगी। इस नेट स्पीड के थ्रू हम अब टाइम निकालेंगे। तो आप लोगों ने अगर देखा हो तो कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में। तो उसमें हमने देखा था कि 58 ये किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 54 इंटू 5/18, क्योंकि यहाँ पर ये भी मीटर में दिया हुआ है और टाइम भी सेकंड्स में ही दिए हुए हैं, तो हमें यूनिट्स को इक्वल करना होगा। तो इसलिए अगर हम ये करेंगे तो ये 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। नाउ अब तो अब टाइम निकालने के लिए हमें पता ही है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हमें यहाँ पर टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ओके। सो तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 110 मीटर। क्योंकि ये 110 मीटर जो है, जितनी लंबी ट्रेन होगी उतनी ही डिस्टेंस वो कवर करेगी उस पासर बाय को क्रॉस करने के लिए। यहाँ पर पासर बाय खड़ा है, तो ट्रेन जितनी लंबी होगी उतना ही टाइम उसको लगेगा उसे क्रॉस करने के लिए, उतना ही डिस्टेंस उसे ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 110 डिवाइडेड बाय 15, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू सॉरी 7/1/3 सेकेंड। तो यहाँ पर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/1/3 सेकेंड, इस तरह से। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस कि हम कैसे उनका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, कैसे उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। और अगर कुछ भी डाउट है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कमेंट्स करिए और पूछ लीजिए। जो भी है मैं कमेंट्स में समझा दूंगी, या अगर ज्यादा हुआ तो एक अलग से वीडियो बनाकर भी उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, सीख पाए, इसका फायदा उठा सकें। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, एक एग्जाम के लिए, बीपीएससी में बहुत फायदा करेगी। थैंक यू सो मच।